देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम योगेश है और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे और मेरे कुछ परिजनों के साथ ही घटे एक सच्ची कहानी है। भले ही लोग इस कहानी को झूठ का दर्जा दें, लेकिन जिस इंसान के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं वही इनके दर्द को समझ सकता है। ये कहानी आज से 16 साल पुरानी है, जब मेरी बहन की नई नई शादी हुई थी। शादी के लगभग 1 महीने के बाद मेरे बड़े पापा पर मेरे बड़े भैया दीदी के ससुराल की तरफ रवाना होने वाले थे। मैं घर की छत पर खड़ा काले घने आसमान को गिनने में व्यस्त था। आसमान में छाए हुए उन बादलों का नज़ारा मुझे बड़ा ही सौंदर्य फील हो रहा था। लेकिन जब मैंने अपने भैया को दीदी के ससुराल की ओर जाता देखा तो मैं भी तत्पर हुआ और तुरंत ही तैयार होकर भैया के साथ चलने की जिद करने लगा। घर वालों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि मेरी जिद्दी के आगे ठहर सके, मगर हमारे पास सिर्फ बाइक थे। अंततः उन्होंने फैसला किया कि मैं भैया और बड़े पापा के बीच में बैठकर सफ़र काट लूँगा। दीदी का ससुराल सुल्तानपुर जिला यानी कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर था। लेकिन इसी बीच समय की बर्बादी करने के लिए एक मुसीबत आन पड़ी और यह मुसीबत हमारे लिए एक वरदान भी थी। दरअसल हम जिस दीदी के ससुराल की ओर रवाना हुए थे उसी रास्ते पर मेरी 3 और दीदी का ससुराल था, जिस कारण अड़ोस पड़ोस में न जाने के कारण नाराज़गी भी जताना एक आम बात होती है। लिहाजा मजबूरन हमें सभी के घरों में 1-1 घंटा बिताना पड़ा, जिस कारण हमें सुल्तानपुर पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त लग गया। लेट होने के कारण दीदी नाराज़ तो हुई, लेकिन हमने उन्हें किसी तरह मना ही लिया। खाने के बारे में पूछा गया तो ताऊजी ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन एक तरफ मैं और मेरे बड़े भैया अपनी भूख को भगाने के तत्पर थे। तभी मैंने और बड़े भैया ने भरपेट खाना खाया। इसी बीच दीदी के घर तक पहुंचा हमारा ये सफ़र आसपास के 4-5 घरों तक पहुंच गया। लेकिन उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। हमने जिस कार्य के लिए यहाँ आने का कष्ट किया था वो हम संपन्न कर चुके थे। अब वक्त हो चुका था वापस घर लौटने का। लेकिन तब तक रात के 8:15 बजने को आए थे। वहाँ से निकलने के बाद हम दूसरे दीदी के एक ससुर से मिले, जिन्होंने हमें एक रात वहीं रुकने का आग्रह किया। लेकिन हम रुकने को तैयार ही नहीं थे। उस समय हम सभी बाजार में थे और इसी बीच तकरीबन आधा घंटा बीत जाने के बाद बारिश भी शुरू हो गई। रिमझिम बरसने वाली इस बारिश ने मानो आज न रुकने की सौगंध खा ली थी। हम बारिश रुकने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मगर बारिश नहीं रुकी। लगातार 40 से 45 मिनट के बीच बारिश ने उसी तरह अपना कहर ढाना शुरू रखा और जब बारिश हल्की हल्की थमने लगी तब जाकर हमने बाइक स्टार्ट कर ली। बाइक चलाने का जिम्मा हमने अपने भैया के ऊपर सौंप दिया था। भैया काफ़ी अच्छे से बाइक को ड्राइव करना जानते थे, खासकर उन्हें कठिन रास्तों में बेहद अच्छी तरीके से ड्राइव करना आता था। इन कस्बों में तकरीबन 7 बजे के बाद सुनसान जैसा स्थान काफ़ी फील होता है और अब तक तो खामोशी की चादर इस पूरे बाजार पर लिपट चुकी थी। इसी बीच बड़े पापा अपनी हरकतों को अंजाम देते हुए पास ही में मौजूद एक दुकान से सब्जी खरीदने लगे। लेकिन हमने उन्हें तुरंत ही बाइक पर बैठने को कहा, क्योंकि बारिश फिर से कभी भी आरंभ हो सकती थी। फिर कीचड़ से भरे उस रास्ते को काटते हुए हम आगे बढ़ने लगे। ढकवा नाम की वो जगह जो चोरों के लिए बदनाम थी, हम उसके पहले थे। रास्ते में सरपत के बड़े बड़े पेड़ हमें घेरे हुए थे और बाइक दौड़े चली जा रही थी। मैं अपनी तेज तर्रार आंखों से देख पा रहा था कि आसपास के स्थान में सिर्फ बाइक की हेडलाइट के द्वारा ही गिरने वाली रोशनी नजर आ रही थी। बाकी दूर दूर तक केवल घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। मैं बार बार इस डर से सहमा जा रहा था कि कहीं सरपत के पीछे से लाठी लिए लोगों का झुंड ना आ जाए। बारिश की बूंदाबांदी के बीच भी इस डर से मेरा गला सूख चुका था और इस तरीके के वीरान रास्ते पर मन में इस तरीके के विचार आना भी एक आम बात थी। मैं शांत स्वभाव के साथ चुपचाप सीट पर बैठा हुआ था। डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने अपने भैया के कंधे को कसकर पकड़ रखा था। कुछ देर तक तो बाइक अच्छी स्पीड के साथ सड़क पर चलती रही, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा लगाना भी बड़ा खौफ से संबंधित लगता है। कुछ दूर और तय करने के बाद बाइक की स्पीड एकदम से स्लो होने लगी। मैंने भैया के कंधे के ऊपर से देखा तो मैंने पाया कि उस जंगली रास्ते में 3 फीट का एक लंबा बिच्छू दिखाई दिया
और उस लंबे घने बिच्छू को देखते ही मेरा तो पूरा शरीर भय से कांप उठा। मेरा तो दिमाग ही खिसक गया। उसके तुरंत बाद एक बेहद काली बिल्ली उस रास्ते को काट कर आगे बढ़ती नजर आई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस काली बिल्ली के रूप को देखकर मेरा शरीर बेचैनी के मारे घबराहट महसूस कर रहा था। पहली बार मैंने किसी ऐसी चीज को देखा था जो मुझे घबराहट फील करवाने में सक्षम हो रही थी। मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और भैया के कंधे से चिपक गया, क्योंकि मुझे बहुत जोर का डर लग रहा था। भय के मारे मेरे मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल पा रही थी और इसी दौरान मुझे अपने कानों में मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनाई दी। मंत्रों का ये मधुर संगीत सुनकर मैंने अपनी हल्की हल्की आंख खोली तो मैंने देखा कि बड़े पापा मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। काफी समय तक मैं इन्हीं आवाजों का सामना करता रहा, लेकिन धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण तभी आवाज में सुनाई देने लगा। बाइक भी अब बंद पड़ने लगी थी। इसी बीच भैया ने मुझे स्टीयरिंग संभालने को कहा। उन्हें जोर से टॉयलेट लगा था और भैया और बड़े पापा दोनों ही झाड़ू की तरफ टॉयलेट करने के लिए चल दिए और मैं अकेला ही बाइक पर बैठा रहा। भैया और बड़े पापा दोनों ही टॉयलेट करने के लिए अलग अलग स्थानों पर थे, लेकिन बार बार खौफ ने मेरे शरीर में आतंक फैला रखा था। मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे है और इससे पहले मैं अपनी गर्दन को पीछे घुमा पाता कि इससे पहले ही बड़े भैया और बड़े पापा मेरे पास पहुंच गए और बाइक पर सवार होकर वहां से निकलने लगे। तभी बड़े पापा ने कहा, योगेश बेटा, अपनी आंखों को बंद कर लो और भूल से भी हाईवे के बगल में मत देखना, क्योंकि कुछ बुरी चीजें हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं। उस समय मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन संपूर्ण तरीके से मुझे विश्वास था कि यहाँ कुछ तो अजीब है। डाकुओं के इस घर में हम दखल दे चुके थे। कहते हैं सालों पहले यहाँ पर कुछ डाकुओं का वास था। लूटमार का यहाँ धंधा सा बन गया था। बाइक एक पुल के ऊपर चढ़ने लगी और आते वक्त मैंने इस पुल को ध्यानपूर्वक नहीं देखा था, लेकिन इस बार मुझे एहसास हो रहा था कि इस पुल की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। नीचे की तरफ से एक गहरा नाला बना हुआ था जिसमें गिरने के बाद आदमी की हड्डी पसली एक हो जाती। मैं नीचे देख ही रहा था कि मेरी नज़र एक परछाई पर पड़ी। एक परछाई जो हमारी बाइक के साथ साथ दौड़ रही थी। उसके ऊपर मैंने देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन उस परछाई को यूँ हमारी बाइक के साथ भागता देख मैं सहम चुका था। और इसी दौरान हमारी बाइक की गति में रुकावट देखने को मिली। पता नहीं क्यों, लेकिन बाइक अचानक ही एकदम से स्लो स्पीड में चलने लगी, बावजूद इसके कि वहाँ से एक लंबी ढलान थी। मुझे लगा कि सब कुछ भैया कर रहे हैं, लेकिन बड़े भैया ने आवाज़ देते हुए कहा, बाइक मेरे कंट्रोल से खो चुकी है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। इधर दूसरी तरफ मेरे बड़े पापा चिंता करने लगे। उनकी जुबान से अभी भी हनुमान जी के कुछ दिव्य मंत्र निकल रहे थे। उनके उच्चारण से मुझे थोड़ी बहुत राहत तो मिल रही थी, लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी मौत को भी देख पा रहा था। अचानक ही बाइक के साथ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरे शरीर पर जोर से जख्म लगे और जिस्म की जलन के साथ मैं दर्द से करा उठा। अब तक मुझे होश था। चारों तरफ देखने पर पाया कि मेरे बड़े भैया और बड़े पापा एक पेड़ के नीचे पड़े थे। उनके शरीर पर जख्म के निशान थे, लेकिन उनका मुंह बंद था और उनकी ओर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मेरी सांसें उखड़ रही थी। फिर मेरी नज़र उसी औरत पर पड़ी जो पहली बार अपनी खौफ की आंधी में मेरा खून खोल रही थी। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ में एक विशाल सी लकड़ी थी। उस लकड़ी की मदद से वो चल पा रही थी। उसका एक पैर कटा हुआ था जिससे खून बह रहा था। उसकी परछाई मेरे शरीर पर पड़ने लगी। तब तक मैं अपनी अधखुली आंखों से उसका चेहरा देख पा रहा था। सच बताऊं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना डरावना चेहरा देखा था कि मेरी रूह कांप उठी। मेरे करीब आने के बाद वो एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए अपनी गर्दन को चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। उसकी गर्दन किसी पंखे की तरह स्पीड से घूमने लगी। तब तक मेरी आंखों के सामने काला पर्दा छा चुका था और मैं बेहोश हो गया था। उस मनोस रात्रि को पता नहीं कौन कौन से और हादसों को जन्म दिया होगा, क्योंकि जब तक मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि इस समय मैं अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। मेरे बगल वाले बेड पर मेरे बड़े भैया और पापा थे, जिनके जिस्म पर जख्मों की कोई कमी नहीं थी। हमें क्या पता था कि उस डाकुओं के इलाके में कुछ ऐसी अतृप्त आत्मा भी रहती है कि हमें कभी भी इस तरीके की अवस्था में पहुंचा सकती है। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि ढगवा नामक उस स्थान पर सालों से ही कुछ आत्माओं का वास है। उनकी सच्चाई को सबके सामने बयां करना
पाप माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके भी उसने हमें पूरा रहस्य बताया। 19वीं सदी की बात है ये, जब माना जाता था कि यहाँ कुछ डाकू और चोर लूट मार के बाद इस जगह को अपना अड्डा बना लेते थे। लेकिन एक रात एक बूढ़ी अम्मा ने गलती से ही सही पर यहाँ अपने कदम पटक दिए। कहते हैं उस बूढ़ी अम्मा के शरीर पर आभूषणों की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से उन चोरों का मन उस बुढ़िया के आभूषणों तक चला गया। फिर क्या था, डाकुओं के बड़े झुंड ने उस औरत को किडनैप कर लिया। दूर दूर तक उस औरत की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये जगह तो पहले से ही लोगों को कपकपा देने के लिए कायम थे। और उस रात के बाद एक ऐसे कहर का जन्म हुआ कि सारे डाकुओं का नामो निशान मिट गया। कोई नहीं जानता कि आखिर वो चोर और डाकू उस जगह को छोड़कर कहाँ चले गए। लेकिन बगल में मौजूद गांव वालों का कहना है कि उन सभी की मौत उसी बूढ़ी अम्मा के हाथों से हुई, जो आज रात में उस स्थान से गुजरने वाले लोगों को मौत की दिशा में जाने का आदेश देती है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस रहस्य की सच्चाई क्या है, लेकिन जो घटना मैंने आपको बताई वो बिल्कुल सत्य थे और उस समय के बाद मैं कभी भी उस ढकवा नामक स्थान से नहीं गुजरा। दोस्तों, आज भी उस औरत की आवाज़ें और मेरे साथ हुए वो दृश्य किसी मूवी की तरह मेरे दिमाग में चलते हैं। उनकी एक एक तस्वीर आज भी मेरे दिमाग में कहर मचाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।